हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज हम इस टॉपिक से बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव वन को सॉल्व करेंगे हम एच सी वर्मा के रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव वन को सॉल्व करने वाले हैं। आप सबको पता होता है एच सी वर्मा किताब अपने आप में कितना कॉन्सेप्ट भरे हुए हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ती है चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव से, फिर ऑब्जेक्टिव 2 एंड देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको फ्री फॉल के बाद रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट्स आपके सामने रखे थे। हर वैरायटी का क्वेश्चन रखा था। आई होप कि आपको वो लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। आज मैं नए दौर में एक अपने आईपैड पे इसको सॉल्व करने लगा हूं सो दैट कि आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं ये कॉन्सेप्ट्स। तो टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर विजिटिंग ऑन माय चैनल फर्स्ट टाइम देन प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड हाँ, बेल का बटन जरूर दबाइए सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन इन द फ्यूचर। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री लेफ्ट turn without changing the speed. The change in velocity of the car is about. तो हमें चेंज इन वेलोसिटी बतानी है कार की कितनी होगी। सो ये आपके सामने न्यूमेरिकल है। चलिए इसके डायग्राम बनाते हैं कि न्यूमेरिकल क्या आपको सिखा रहा है। ए मोटर बोट इज गोइंग ड्यू नॉर्थ। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्थ को आपको रिप्रेजेंट करता हूं कि नॉर्थ हम किसको लेंगे। So this is our north and this is south, east and west. Let's say मोटर बोट इस तरफ से नॉर्थ डायरेक्शन में, मोटर कार जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही थी और उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। इट मेक 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। अब उसने लेफ्ट टर्न लिया है तो लेफ्ट टर्न कैसा होगा, इस तरफ से स्पीड उसकी सेम रही 50 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड रही है उसकी। सो चेंज इन वेलोसिटी हमें बताना है कितना होगा इसका। सो देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, हम सबको पता है। चेंज इन वेलोसिटी को डेल्टा वी वेक्टर लिखा जाता है, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर लिखा जाता है। अब यहाँ पर फाइनल वेक्टर कौन है 50, इनिशियल वेक्टर भी कौन है 50, बट इनकी डायरेक्शंस अलग अलग हैं, राइट। तो ये देख लेंगे फाइनल वेक्टर अगर ये आएगा आई कैप तो ये आएगा माइनस आई कैप की तरफ, राइट। ये आएगा जे कैप और ये आएगा माइनस जे कैप की तरफ। फाइनल हो जाएगा -50 आई कैप, ये हो जाएगा। फिर इनिशियल हो जाएगा पॉजिटिव में रहेगा और जे कैप में जाएगा ऐसे। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड की भाषा में पूछा गया है। तो जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो वो भी आएगा -50 का होल स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर। तो जब आप 50 का होल स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 50 का होल स्क्वायर। इट्स कम्स आउट टू बी 50√2, राइट, किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देखनी है हमें, डायरेक्शन कैसी होगी। चलिए मैं आपको डायरेक्शन का थोड़ा आइडिया देता हूँ कि डायरेक्शन हम इसकी कैसे देखेंगे। देखो हमारे पास था, ये था इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ में, है ना, और हमारे पास ये जो डायरेक्शन था ये हमारे पास था फाइनल डायरेक्शन वेस्ट में, ना, ये था वेस्ट में। अब आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, फाइनल डायरेक्शन माइनस इनिशियल डायरेक्शन। ये पॉजिटिव डायरेक्शन थी तो इसको कैसे लोगे आप, इसको ऐसे देखो, बड़े आराम से सीखना इसको। ये तो हो गया आपका फाइनल डायरेक्शन वेस्ट, ठीक, जिसको ये जो चीज़ है इसको आपने लिख दिया फाइनल डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। माइनस ऑफ इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल डायरेक्शन कैसी थी नॉर्थ में, उसका माइनस कैसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा माइनस ऑफ नॉर्थ ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट देखेंगे तो वो कैसा आने वाला है, इस तरह से इनका रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है, ठीक है। तो देखो ये फिर से बता रहा हूँ, ये हो गया फाइनल जो किसकी तरफ था, वेस्ट की तरफ था, ठीक है। फिर आपने लिखा था माइनस ऑफ इनिशियल, तो ये जो इनिशियल था ये तो था नॉर्थ, ये क्या था, नॉर्थ था,
और माइनस का साइन है तो माइनस ऑफ नॉर्थ कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, इस तरह से जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये हो गया माइनस ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन जो कि साउथ की तरफ है। आई होप कि आपको ये डायरेक्शन माइनस साइन के साथ जब लिखोगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, सिर्फ नॉर्थ लिखना होता तो अपवर्ड डायरेक्शन में आता, माइनस नॉर्थ लिखना है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो ऑरेंज कलर में आपको ये जो है ये आपको क्या बता रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर कैसा आएगा, एक है माइनस ऑफ नॉर्थ किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस ऑफ नॉर्थ जो है वो तो चला जाएगा, माइनस ऑफ नॉर्थ जो है वो तो साउथ काउंट होगा, तो एक है वेस्ट, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये आएगा। तो आपके पास ये आया है 50√2 किलोमीटर पर आवर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन बैठा, ये बी पार्ट आप बैठ सकते हैं, बी पार्ट, क्योंकि जब आप 50√2 करोगे, √2 की वैल्यू 1.41 पुट करोगे तो वो 70 आएगा, राइट। तो 50 मल्टीप्लाई 1.41 जब आप करोगे तो वो 70 किलोमीटर पर आवर आने वाला है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्या कहता है, फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस है हमारे पास, टाइम एक्सिस है और एक ग्राफ दे रखा है। द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग, तो ये बता रहा है, आपको बताना है कि ये किस किस की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब देखिए अब क्या है यहाँ पर कि ये जो है ये तो बता रहा है कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, कि टी नॉट के बाद जो ग्राफ है वो तो रेस्ट की पोजीशन बता रहा है, और ये जो लाइन है ये बता रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी को, राइट, कांस्टेंट वेलोसिटी को, कांस्टेंट सीधी लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी को बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल कैसा है, पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से गया टी नॉट तक और उसके बाद वो रेस्ट पर आ गया, राइट। तो चूज करते हैं ऑप्शन कौन सा था, पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तो नहीं होगा। बी पार्ट कहता है द पार्टिकल इज एट रेस्ट, ये भी नहीं है। सी पार्ट कहता है द वेलोसिटी इंक्रीजेस अप टू अ टाइम टी। अब देखो ये क्या कहता है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। डी पार्ट क्या कहता है, द पार्टिकल मूव एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कोई टाइम नहीं वेस्ट करना है, कोई इधर का उधर का झांकना नहीं है, बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट पे अड़े रहना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको इग्नोर कर दीजिए आप। ए पार्टिकल हैज ए वेलोसिटी u टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है एट t इक्वल्स टू 0, इट्स एक्सेलरेशन इज टूवर्ड वेस्ट। ओके, पार्टिकल ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन उसकी वेस्ट की तरफ है, जिसको आप रिटार्डेशन की काउंटिंग में लाएंगे, एंड इज कांस्टेंट। एक्स ए एंड एक्स बी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स एंड द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। ओके, तो आपको कहा गया है एक्स ए एंड एक्स बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स एंड द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। तो फिर ऑप्शंस दे रखे हैं। देखो क्या डायग्राम कहती है, डायग्राम कहती है इसके सोल्यूशन की कि पार्टिकल क्या है, ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, विथ सम u, बट उसकी रिटार्डेशन जो है, जो एक्सेलरेशन है वो वेस्ट की तरफ है। कहता है एक्स ए और एक्स बी ऑफ द मैग्नीट्यूड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स एंड द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। तो फर्स्ट 10 सेकेंड्स में उसने फर्स्ट 10 सेकेंड्स में एक्स ए अगर उसने कवर किया है, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में उसने एक्स बी कवर किया है, ऐसे 10 सेकेंड्स में, तो आपसे ऑप्शन पूछे गए हैं। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है कि वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये ये किसका कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन। क्या है ये, पार्टिकल इज स्लोइंग डाउन, कि धीरे धीरे पार्टिकल की स्पीड कम होती जा रही है। तो ये जो सिर्फ u और a देके हम नहीं डिसाइड कर सकते कि पार्टिकल कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में राइट साइड पे चलता ही रहेगा, हम नहीं बता सकते ये कि
पार्टिकल सिर्फ राइट साइड पे ही चलता रहेगा, ऐसा हम नहीं बता सकते। हमें वैल्यूज़ होंगी तो हम पता करेंगे कि पार्टिकल राइट साइड तक कहाँ तक चलता रहा, फिर वो क्या करेगा, टर्न बैक लेगा, है ना, ऐसे चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल पहले तो राइट साइड पे चल रहा था, लेकिन फिर कहीं पर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो होगी, फिर वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि ये सीधे स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहेगा राइट साइड पे, ये टर्न बैक लेगा ही लेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शंस अपोजिट हैं। सो हम इस वैल्यू से, सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यू से हम नहीं बता सकते कि एक्स ए बड़ा है या एक्स बी बड़ा है, ये हम नहीं बता सकते। तो इसीलिए द पार्टिकल मूव इसमें द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी, ये इसके साथ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में होती है, देखो इसका प्लस पॉइंट, आपको एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन भी होती, तो फिर क्या होना था, फिर पहले 10 सेकंड में एक्स ए इतना होना था और अगले 10 सेकंड में एक्स बी ज़्यादा होना था। तो आप कह सकते एक्स बी इज ग्रेटर देन एक्स ए, फिर आप कह सकते थे अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो, लेकिन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस हो गया, v1 फॉर सम टाइम एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉमन सा सवाल है, ये हर क्लासरूम में पढ़ाया जाता है और एच.सी. वर्मा साहब ने भी इसको अपने न्यूमेरिकल्स में डाला है कि इक्वल टाइम लगा, यहाँ भी टी टाइम लगा, यहाँ भी टी टाइम लगा, ए से बी आने में टी टाइम लगा, बी से सी जाने में टी टाइम लगा, लेकिन पहली जर्नी उसने v1 से कवर की है और उसके बाद उसने v2 से कवर की है। कहता है द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय, तो पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये न्यूमेरिकल ऐसे बाय हार्ट याद होना चाहिए इसका रिजल्ट। चलिए हम सॉल्व करते हैं। a से b मान लेते हैं d1 डिस्टेंस होगा और b से c मान लेते हैं d2, उसने डिस्टेंस कवर किया। सो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम हो गया 2 टाइम्स ऑफ t। अब d1 का कितना वैल्यू आने वाला है, d1 कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, d2 कितना होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 2t, t कॉमन आ जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। इसको आप याद रख सकते हैं, जब भी टाइम इक्वल होगा तो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 आने वाला है रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर ए डिस्टेंस x एंड विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। पहले क्वेश्चन में टाइम इक्वल थे, इस क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस इक्वल है, तो ऐसा होगा, ये आप d लिखेंगे, इसको भी d लिखेंगे। उसने पहले v1 से कवर किया, फिर उसने v2 से कवर किया है, a से b और b से c। इसमें मान लेते हैं कि t1 टाइम लगा, इसमें मान लेते हैं t2 टाइम लगा। अगेन एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। क्या फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 2d और टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2, ये आएगा इसका एवरेज वेलोसिटी। अब t1 कितना होगा, t1 होगा d अपॉन v1, है ना, टाइम कितना होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा d अपॉन v1। t2 कितना होगा, d अपॉन v2, यहाँ से ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। जब आप इसको d कॉमन लोगे तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है v इक्वल्स टू 2d 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v, यहाँ से आपने d ले लिया कॉमन और ये d से ये d हो गए कैंसिल, तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इक्वल्स टू 2 अपॉन v। ऐसा रिजल्ट आपको ऑप्शंस में गिवन है और ये ऑप्शन बैठेगा सी, ऑप्शन सी आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विद एक्सेलरेशन ए, द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन आफ्टर द रिलीज इज। तो देखो ये एक आपके पास स्टोन है एलिवेटर पे,
इसको रिलीज किया गया, एलिवेटर इज गोइंग अप विद एक्सेलरेशन ए, ये तो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज। अब आफ्टर द रिलीज स्टोन यहाँ कहीं है, तो वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो अंडर ग्रेविटी ही मूव कर रहा है, तो उस पर सिर्फ कौन सी एक्सेलरेशन लगेगी, जी एक्सेलरेशन लगेगी बस। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, कि जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, थ्रो टू बॉल्स ए एंड बी, द बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड द बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, ठीक है, एक बॉल को ऊपर उछाला गया यू से और दूसरी बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया यू से। ये है आपका ग्राउंड लेवल, इस तरह है ना, एक हाई बिल्डिंग है वहाँ से, ठीक है। फिर कहता है द बॉल ए हिट द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ v1 एंड द बॉल बी हिट द ग्राउंड, तो दोनों बॉल्स ग्राउंड को हिट करती हैं अपनी अपनी वेलोसिटी से, एक का नाम हो गया वी ए और एक का नाम हो गया वी बी, ये ए बॉल हो गई, ये बी बॉल हो गई, ओके। देन वी हैव, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सेट बैठेगा ये हमें देखना होता है। ऑल राइट, तो देखिए यहाँ पर जो दोनों बॉल्स की जो हाइट होगी वो h ही है, इसका मतलब दोनों बॉल ने सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की है। जब डिस्प्लेसमेंट उन्होंने सेम ट्रैवल की है तो दोनों की, जब वो ग्राउंड के साथ टकराएंगे, दोनों की स्पीड भी सेम होगी। क्यों सेम होगी, हमने फ्री फॉल में सीखा हुआ है कि ये जो ऊपर जा रहा है ऐसे लगेगा ना, ये ज़्यादा हाइट से गिर रहा है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर से होके ये यहाँ पर आएगा और उसके बाद ये ज़मीन पे टकराएगा, तो ए वाला जब सेम लेवल पे आएगा तो उसकी भी डाउनवर्ड स्पीड कितनी हो जाएगी, यू ही हो जाएगी। तो सेम लेवल पे ऊपर से होके वापस जब आएगा तो उसकी स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और कितनी होगी, यू होगी, जो कि बी के बराबर है। इसका मतलब ए और बी दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी सेम लेवल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब उनको देखेंगे। तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर जब आप देखोगे तो दोनों ही बॉल ए और बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब उनकी वेलोसिटीज़ होंगी तो उनका मैग्नीट्यूड यू होगा। इसका मतलब अगर वो शुरुआत यू से कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी से कर रहे हैं, तो ज़मीन के साथ भी सेम वेलोसिटी से ही टकराएंगे, बिकॉज वो सेम हाइट से नीचे गिर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, वी ए। तो ये आपके सामने क्या होना चाहिए कि वी ए इक्वल्स टू वी बी, ये आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी बैठता है। ऑल राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल होता है। प्रोजेक्टाइल आप सबको आता होता है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। कहता है इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, नहीं, इज नेवर परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली। तो देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, बड़े मज़े से हम प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ बना सकते हैं, है ना। ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से जा रहा होता है तो सिर्फ एक ही इंस्टेंट आता है हाईएस्ट पॉइंट पे। कहाँ पर आता है, हाईएस्ट पॉइंट पे, जब उसकी जो वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होती है वो आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। इस तरह से आएगा जिसको आप ये यू कॉस थीटा लिखते हैं जब वो यू से प्रोजेक्ट किया जाएगा। So there is only one instant when the acceleration and the velocity of the projectile is perpendicular with each other. So the option C will be correct. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Two bullets are fired simultaneously, horizontally and with different speed from the same place. दो बुलेट्स फायर की गई हैं हॉरिजेंटली, तो लेट्स से ये हो गया हमारा और एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ से एक बुलेट फायर की गई, एक बुलेट यहाँ से फायर की गई। टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजेंटली एंड विद डिफरेंट स्पीड्स। तो एक तो ऐसे गिर जाएगी क्योंकि हॉरिजेंटली की गई ना, तो इसकी मान ले
कि u1 वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये यहाँ पर आके गिर जाएगा। दूसरा वाला जो है उसको भी सेम हाइट से उछाला गया, तो उसकी वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अलग है ना, लिखा है विद डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम हाइट। तो विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, तो दूसरी वाली मान लेते हैं कुछ ऐसी गई ना, मान लेते हैं, तो उसका भी ये हो जाएगा u2 हॉरिजेंटल वेलोसिटी। तो एक की हॉरिजेंटल वेलोसिटी u1 है, दूसरे की हॉरिजेंटल वेलोसिटी u2 है। तो इनकी वेलोसिटीज़ पे डिपेंड करेगा, इनकी वेलोसिटीज़ पे डिपेंड करेगा कि इनकी जो हॉरिजेंटल रेंज आएगी वो सेम आएगी कि अलग अलग आएगी। ये जो x1 और x2 मैंने बनाए हैं, ये जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। लेट्स से कि अगर u2 बड़ा है u1 से, तो x2 इज़ ग्रेटर देन x1 आएगा। बट आपसे पूछा गया है विच बुलेट हिट द ग्राउंड फर्स्ट, पहले कौन सी ग्राउंड पे गिरेगी। अब ग्राउंड पे गिरने का मतलब है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कौन डिसाइड करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। हालांकि दोनों का इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, बोथ हैव 0 इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम स्पीड से वर्टिकल डायरेक्शन में मूव की, जो कि 0 से की, है ना। दोनों का इनिशियली y एक्सिस कितना होगा, 0 होगा। तो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगी, बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली। क्यों साइमल्टेनियसली गिरेंगी, क्योंकि दोनों सेम हाइट h से ही गिर रही हैं। इसीलिए आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हॉरिजेंटल वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं तो उनकी रेंज अलग अलग होगी। अगर लेकिन इनकी वर्टिकल वेलोसिटीज़, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो सेम है, जो कि 0 है इनिशियली, इसलिए दोनों, क्योंकि अब पार्टिकल्स को या प्रोजेक्टाइल्स को वर्टिकली डाउनवर्ड कौन लेके आ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी लेके आ रहा है ना। अगर इनिशियली दोनों सेम है, 0 0 है, तो इसीलिए दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 50 मीटर। तो कहता है अगर 45 डिग्री से सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज कितनी होगी। अब देखो थोड़ा सा रेंज का कॉन्सेप्ट आएगा। रेंज का आपके सामने रिजल्ट क्या होगा, तो रेंज का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ये होता है u² sin 2 थीटा अपॉन जी, साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन, ये रेंज का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर जब मैं 15 डिग्री लूँगा, है ना, जब थीटा की वैल्यू 15 डिग्री आएगी तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो रेंज कितना आने वाला है, u² साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 हो जाएगा 1/2। तो ये आ गया आपके पास रेंज R1, जब थीटा की वैल्यू कितनी थी, 15 डिग्री थी। अब जब थीटा 45 डिग्री होगा तो 2 थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो रेंज कितना आने वाला है फिर, R2 इज इक्वल टू u² साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। साइन 2 थीटा तो 90 चला जाएगा ना, तो R2 का वैल्यू आएगा u² साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। तो R2 कितना आने वाला है, u² अपॉन जी, ये आ गया R2। ओके, R1 तो आपको कहा गया था कि ये है 50, कितना है ये, 50 मीटर है ना। तो R2 कितना होना चाहिए फिर, 100 मीटर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो R2 आया है ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ R1 विच कम्स आउट टू बी 100 मीटर। ये आंसर आएगा आपका 100 मीटर, मतलब डी ऑप्शन होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री फॉर द प्रोजेक्टाइल ए and 45 degree for the projectile B. If RA and RB be the horizontal range for the two projectiles, then अब यहाँ पर ऐसे लगता नहीं है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था वैसा ही ये पूछा गया है।
है ना, ऐसा देखने में लगता है। दो प्रोजेक्टाइल हैं, ए और बी आर प्रोजेक्टेड विद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिस एंड दिस, और इसमें देखो क्या कहा गया था, द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, यहाँ एक ही प्रोजेक्टाइल दो बारी फेंका गया है एट ना, और सेम स्पीड से फेंका गया है, लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल हैं और उनकी स्पीड का जिक्र नहीं किया गया है, स्पीड की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ए की क्या स्पीड है, बी की क्या स्पीड है। तो हम बेटा यहाँ पर दोनों की स्पीड को कांस्टेंट मान के नहीं चलेंगे। मिसकंसेप्शन बैठ जाती है यहाँ पर कि नहीं दोनों की स्पीड नहीं गिवन है, तो चलो मान लेते हैं सेम ही होगी, तो हमें सेम नहीं माननी है। अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो बड़े मज़े से ये क्वेश्चन नंबर 10 बन जाएगा, और जो ज़्यादा डिग्री वाला है 45 डिग्री वाला है उसकी रेंज ज़्यादा होगी, 15 डिग्री वाले की रेंज कम होगी अगर दोनों प्रोजेक्टाइल की स्पीड सेम होती तो। लेकिन यहाँ पर स्पीड की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, सो हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्टाइल ज़्यादा रेंज कवर करेगा। सो द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन बिटवीन आर ए एंड आर बी। सो ऑप्शन नंबर डी जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमें इनिशियल स्पीड की कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द रिवर इज फ्लोइंग। रिवर पे क्वेश्चन आ गया है। आई होप कि आपको रिवर का कॉन्सेप्ट आता होगा। द रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जनरली रिवर्स जितनी भी कॉन्सेप्ट में होती हैं वो सारी वेस्ट से ईस्ट ही चलती हैं ऐसे। तो और ये इनका एक ये वर्टिकल आ गया ऐसे। तो रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। तो रिवर की जो आपको वेलोसिटी दे रखी है वो है 5 मीटर पर मिनट, ये दे रखी है वेलोसिटी ऑफ रिवर। ऑल राइट, फिर कहता है ए मैन ऑन द साउथ बैंक, ये हो गया साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर वाटर। Want to swim across the river, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है across और along। across का मीनिंग होता है परपेंडिकुलरली चले जाना, ये होता है across। इसको बोलते हैं across the river, कि परपेंडिकुलरली चले जाना। ठीक, तो across the river जाना चाहता है वो, want to swim across the river in the shortest time, shortest time कवर करना चाहता है। तो he should swim in a डायरेक्शन। तो इसको कैसे जाना पड़ेगा, ही शुड स्विम इन ए डायरेक्शन। तो किस डायरेक्शन में इसको मूव करना पड़ेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से बताता हूँ कि जब भी हम अपनी थ्योरी शुरू करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो स्विमर है वो ऐसे जाएगा विद सम एंगल थीटा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन। फिर क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट वर्टिकल चला जाएगा जिसको लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन कॉस ऑफ थीटा, और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आ जाएगा जिसको लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन साइन ऑफ थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट के कारण, ये वाले वर्टिकल कंपोनेंट के कारण ये रिवर को क्रॉस करता है। बात को याद रखिएगा, क्योंकि यही कंपोनेंट है जो दूसरे बैंक की तरफ है, जो नॉर्थ बैंक की तरफ इसको लेके जा रहा है। ठीक है, तो वी एम कॉस ऑफ थीटा के कारण ये दूसरे किनारे की तरफ जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट हेल्पफुल होगा इसको क्रॉस करने के लिए। तो लेट्स से कि ये है डब्ल्यू जो है इसकी विड्थ है। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इज इक्वल टू जो विड्थ है, विड्थ भी तो परपेंडिकुलर है ना, और इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वाई एक्सिस के अलोंग अगर विड्थ है तो इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है, ये वेलोसिटी है वी एम कॉस ऑफ थीटा। ये वाली वेलोसिटी के कारण वो डब्ल्यू विड्थ को क्रॉस करेगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सटीक लगना चाहिए, तो हम वही लिख रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, वी एम कॉस ऑफ थीटा। ये तो हो गया जनरल एक्सप्रेशन। क्या है ये, जनरल एक्सप्रेशन। लेकिन वो कहता है शॉर्टेस्ट टाइम, कि टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। ये टी की वैल्यू कम होनी चाहिए। अगर टी की वैल्यू कम होनी चाहिए तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, कॉस थीटा डिसाइड करेगा, क्योंकि वी एम तो कांस्टेंट है। कॉस थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो टी मिनिमम होगा। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1 होती है। तो चलिए लिखते हैं, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1। और कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है।
इस 0 डिग्री होती है। इसका मतलब अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो टी जो है वो क्या हो जाएगा, टी मिनिमम हो जाएगा, शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा उसको जाने में। तो आपके सामने डायग्राम है, ये देखो, अगर ये थीटा मिनिमम हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो इसका मतलब वेक्टर कैसा होगा, किधर जाना चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि उसको ऐसे जाना चाहिए। थीटा मिनिमम हो गया ना, तो उसको ऐसे जाना चाहिए। तो ऐसे जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ। किधर जा रहा है वो, नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो ड्यू नॉर्थ, ही शुड स्विम इन ए डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ। तो अगर वो नॉर्थ की तरफ अपना स्टार्ट करता है ना, तो वो शॉर्टेस्ट टाइम में दूसरे किनारे पे पहुंचेगा। तो हमारा ऑप्शन आएगा ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द एंड पी एंड क्यू ऑफ एन इनएक्सटेंजिबल स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म स्पीड u। ठीक है, ये डाउनवर्ड जा रहे हैं u से, ये भी डाउनवर्ड जा रहा है u स्पीड से। पुलीज a एंड b आर फिक्स द मास m मूव अपवर्ड विद a स्पीड। तो ये जो मास है, लेट से ये किसी v स्पीड से मूव करेगा, तो आपसे यही पूछा गया है। तो मैं ना ये मानता हूँ ये किसी v स्पीड से मूव करेगा। ये थीटा है, तो जो इधर कंपोनेंट आएगा इस v का, ये जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, v cos ऑफ थीटा, ऐसा हो जाएगा v cos ऑफ थीटा। अब ये अगर इधर ये u है तो ये भी कितना होना चाहिए, u ही होना चाहिए। इसका मतलब u जो है वो v cos थीटा के बराबर है। जब तक स्ट्रिंग कैसी है, देखो ये कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट की पकड़ हम सीखते हैं जब हम न्यूटन लॉज पढ़ते हैं। न्यूटन लॉज में कि अगर रस्सी जो है टाइट है तो रस्सी के हर पॉइंट की वेलोसिटी, ये वाला पॉइंट, हर पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो आपने कहा है देखो ये सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होगी, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि u वेलोसिटी से रस्सी नीचे जा रही थी, इसका मतलब सारे पॉइंट u वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, तो u ही किसके बराबर होना चाहिए, u ही, ये जो u है ये v cos थीटा के बराबर होना चाहिए। तो लिख दिया हमने u इक्वल टू v cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो द मास m मूव अपवर्ड विद ए स्पीड, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u अपॉन cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू v। तो ये हमारे पास आंसर होगा, u अपॉन cos ऑफ थीटा, जो कि ऑप्शन बी बैठेगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका समझ आया होगा, पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और वेट करिए कि मैं नेक्स्ट कब डालता हूँ। आपके लिए एक काम रहेगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूरी बताइए, और मिलते हैं एक नए लेक्चर में, नई सीरीज़ में। तब तक के लिए शबा खैर, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।